तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, अभी हम लोग अपनी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी इसमें कवर कर दिए और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 वो भी मैंने कवर कर दिया है। तो अभी तक अगर आपने ये सब चीजें नहीं देखी हैं तो दोस्तों पहले इन सबको देखिए। इन सबका मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप दोस्तों इनको भी देखिएगा। साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, उस चैप्टर को भी आप मेरे साथ में कंटिन्यू देखिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारे साथ में रहेगा दैट इज नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखो, अभी नेशनल इनकम मेजरमेंट नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम होगा वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, बट अभी हमें कंसेप्ट समझने हैं। ठीक है, जैसे हमारा है नेशनल इनकम का कंसेप्ट। अब तुम अपने अपने दिमाग में एक तो चीज रखना कि यहाँ पे जो इनकम वर्ड लिखा हुआ है, ये इनकम जनरली हमारी अर्निंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इकोनॉमी का एक टर्म है। इकोनॉमी में जब हम लोग नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो इनकम वर्ड है ना, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज अ अर्निंग, दिस इज द पार्ट ऑफ अ अर्निंग कंसेप्ट। ये पार्ट उसका हो सकता है लेकिन ये उस अर्निंग कंसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक बात हो गई। दूसरी चीज दोस्तों ये कि जब भी हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग बेसिकली 3 मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड होता है हमारा दी आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या होता है दोस्तों? आउटपुट मेथड होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ। राइट, हम लोग देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज जनरली और एक अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको सम कर लेते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्शन हुई है उससे जो टोटल आउटकम निकल के आता है, ठीक है, उसको हम नेशनल इनकम में इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं। यानी एक वो मेथड भी होता है, ठीक है, हम वो मेथड भी होता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसे उसे हम कहते हैं आउटपुट मेथड। यानी यू कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर से दैट आउटपुट मेथड। यानी आप इसको कह सकते हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली सम टोटल करते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी by using factors of production in an accounting year। अब अकाउंटिंग ईयर के बीच में हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? सो आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंट द सम टोटल ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी by using factors of production in an accounting year। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया तरीके से बता दो, कोई दिक्कत किसी को भी तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आप समझिएगा। सो दिस इज बेसिकली द मेथड ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मेथड। सेकेंड अपन लोग यहाँ बात करते हैं द इनकम मेथड। अब आप इनकम मेथड से कैसे चीजों को समझ सकते हो? अब इनकम मेथड क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली होता है क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बोला, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है दोस्तों? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राइट। अब इन पे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं तो इनकी एक फैक्टर पेमेंट्स होती हैं। सो अगर मैं इकोनॉमी में सारी की सारी फैक्टर पेमेंट्स को सम अप कर लूं, ठीक है, बाय अर्निंग बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वहीं से हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं उसका सम अप कर लूं तो उसके सम करके जो रिजल्ट निकल के आएगा उससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस मेथड को हम लोग बोलेंगे द इनकम मेथड,
जनरली इनकम मेथड, और यू कैन से दैट द फैक्टर इनकम। ठीक है, आप इसे फैक्टर इनकम भी कह सकते हो। तो डेफिनेशन के तौर पे सम टोटल ऑफ ऑल रिसीव्ड फैक्टर पेमेंट्स by producers in an accounting year, बताओ कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आप लोगों को? इन एन अकाउंटिंग ईयर, जो भी हम चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस बेसिकली कर रहे हैं और करेंगे। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? बताओ कोई भी प्रॉब्लम हुई अगर आपको, तो एक ये जनरली मेथड हमारे पास में होता है। अब देखो डेफिनेशन के तौर पे तो इसमें बहुत से डेफिनेशन हो सकती हैं, हमारी बुक्स में भी बहुत कुछ दे रखा है, बट आप एक कंसेप्ट समझना कि ये होता ही क्या है। ठीक है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज वो फैक्टर इनकम में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, वेजेस आ जाएंगे एंड सो ऑन, और भी चीजें आ जाती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस। ठीक है, एंड नो डाउट द प्रॉफिट, जिसे आप और भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह, डिविजिबल प्रॉफिट, बहुत सारे नाम इसके आते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। तो ये सब कुछ है। सो दिस इज द इनकम मेथड। तो पहला आपका हो गया था आउटपुट मेथड, दूसरा हो गया इनकम मेथड, तो तीसरा कौन सा होगा? थर्ड वन इज नोन एज द एक्सपेंडिचर मेथड, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। ठीक है, आप इसको एक तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, राइट, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार ठीक ठाक से। मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को। ठीक है, अब तीसरा वाला जो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सी जो है चीजें इंक्लूड होती है? देखो बेसिकली होता क्या है, हम सबने पढ़ा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। अब कभी आपने सोचा कि ये जो प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक्चुअली में जाता ही कहाँ है? ये कहाँ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है? ये बेसिकली इकोनॉमी के अंदर कंज्यूम किया जाता है। दिस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, that must be consumed by the final users, consumed by the final users। अब वो फाइनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है अपना कंज्यूमर और एक होता है अपना प्रोड्यूसर। लेकिन अब इसमें भी थोड़ी सी डिफरेंशिएशंस हैं। यदि कोई भी कमोडिटी कंज्यूमर ने बाय करी है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स, तो उसके लिए उसने कुछ पेमेंट भी करा होगा, तो वो जो पेमेंट कर रहा है दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई चीज खरीदता हूँ तो मैं कुछ खर्चा तो करूंगा ना, तभी तो मुझे वो कोई चीज मिलेगी। सिमिलरली अगर उसी कमोडिटी को या उस चीज को या किसी और चीज को जो प्रोड्यूस हुई गुड के इकोनॉमी के अंदर, उसे कोई उसका जो फाइनल जो यूजर है अगर वो प्रोड्यूसर है, देन उस चीज को अपन लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इट इंक्लूड बेसिकली द सम टोटल expenditure of final users consumption, or you can say that purchases some total expenditure of final users consumption और परचेजेस। अब एक बार बताओ, मैंने यहाँ पे टर्म यूज करा फाइनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? फाइनल यूजर एक कंज्यूमर होगा, तो कंज्यूमर की साइड से जो भी खर्चा किया जाएगा उसे हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जो फाइनल यूजर एक होगा प्रोड्यूसर की साइड से अपने गुड को कंज्यूम करने के लिए, परचेज करने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बताओ कोई दिक्कत? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर
तो ये दो प्रकार के एक्सपेंडिचर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इनमें जरूरी नहीं कि जो भी गुड है वो सारा का सारा बिक जाएगा। आप बोलोगे सर आपने आपने अभी शुरू में बोलते हुए एक टर्म यूज करा था, वट एवर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जो भी प्रोड्यूस हो रहा, तो कुछ कंज्यूम हो गया, कुछ इन्वेस्ट हो गया, जनरली एक्सपेंडिचर्स हो गया। बट सर कुछ गुड तो हमारा बच गया, सारा गुड तो बिकेगा नहीं, उसका क्या करेंगे? तो जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे, देन उसमें हम लोग लिखेंगे इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर, that is known as basically inventory expenditure. Clear? That is known as basically inventory expenditure. बताओ कोई दिक्कत? तो अब आप बोलो सर इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर का क्या होता है? इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाता है जो इन्वेंट्री बच जाती है उसको फिर एक तरीके से मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने सेल्फ खुद ही उसको खरीद लिया है, जनरली उसको खुद ही जो है खरीद लिया है। अब खरीदने का मतलब ये कि अपने पास रखा हुआ है, तो उसका अमाउंट जोड़ लेते कि इतना अमाउंट अपने पास है, तो टेक्निकली वो इनडायरेक्टली सेल आउट हो गया। तो ये माइंड, तो बेसिकली दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें हमारी ये सब चीजें इंक्लूड होती है। मुझे बताओ कोई दिक्कत? दोस्तों आप ना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। यदि आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने के बाद में आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, तो फिर सामने वाला बंदा ना तो मोरल डाउन होता है। बट ऐसा होगा नहीं, मेरा मोरल डाउन बहुत बार होने की कोशिश हो रही होती है, ठीक है, पूरी कायनात कोशिश कर रही होती है कि तेरा मोरल डाउन करेंगे, पर मैं होने नहीं देता, ठीक है। और मैं रेगुलर मेहनत करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं करता रहूंगा। मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग भर के मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो फिर अपन लोग डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, ठीक है, डिजिटल टीवी। वो भी दिन आएगा जब पैसे से कमा लेंगे कुछ, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन लोग। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? तो तीन प्रकार के बेसिकली मेथड है, वी कैन यूज 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। बताओ कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत आपको नहीं? ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसको, अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम जो आगे बात करेंगे दोस्तों, बेसिकली डिस्कस द रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। सो राइट द हेडिंग रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें ना हम लोग मल्टीपल वैरायटीज के नेशनल इनकम को की तरफ जाने के मेथड सीखेंगे। जैसे मैं भी आपको बता देता हूँ, टॉपिक का नाम है रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब इसी के साथ में ये वो रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है, रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। चलो हेडिंग लिख लो जल्दी से आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ऐसे ना बहुत सारे टर्म्स हैं, हम दो दो करके कंपेयर भी करेंगे, उनको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहला टर्म अपने पास है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो जब भी हम लोग नेशनल इनकम काउंट कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें नेशनल इनकम डायरेक्टली सॉल्व करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली सॉल्व की जाए, राइट। तो हमको क्या गिवन होगा, हम जनरली इन सब चीजों की बात करेंगे, जीडीपी एट एमपी, राइट। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें ना 4 बातें इंक्लूड होती है। क्या क्या? एक तो ये जो होता है ये मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होता है। जब भी तुम मार्केट वैल्यूज की बात करते हो ना, तो ध्यान रखना इसके अंदर हमारा एनआईटी इंक्लूडेड होता है, यानी मार्केट प्राइस में एनआईटी इंपोज हुआ होता है ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज, जो जीडीपी एट एमपी होता है दोस्तों, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जब भी हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसमें दोनों ही प्रकार के लोग आ जाते हैं, एक हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स भी आ जाते हैं, और हमारे नॉन नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब फॉरेनर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मान लीजिए कंट्री में बाहर के लोग भी अगर काम कर रहे हैं, if someone work in a country which is outsider, तो उसका भी पार्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट भी हो जाते हैं, डोमेस्टिक कंट्री के लोग भी हो जाते हैं, हम लोग भी हो जाएंगे, और बाहर के लोग भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इंक्लूजन होता है। देखो एक तो मार्केट वैल्यू लिख दी तो एनआईटी का इंक्लूजन हो गया, और यहाँ पे मैंने ग्रॉस वैल्यू लिख दिया तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इंक्लूजन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड हुआ होता है, क्लियर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रेसिडेंट्स में
रेसिडेंस वाले लोग भी आ जाएंगे और फॉरेन प्रोड्यूसर्स, दोनों ही तरह के लोग यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप बात करते हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फर्क समझ लो, यहाँ पे टर्म आया डोमेस्टिक और यहाँ पे टर्म आया नेशनल। क्या फर्क है दोनों में बेटा? यहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल में जो फर्क होगा वो होगा NFIA का। देखो सबसे पहले ग्रॉस नेशनल में हम सिर्फ उन्हीं लोगों की बात करेंगे, उन्हीं लोगों की इनकम की बात करेंगे जिनकी इनकम यहाँ पे आप कह सकते हो जिनकी यही की इनकम इंक्लूडेड होगी, यानी ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम की बात करेंगे अपन लोग यहाँ पे, मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होंगी बातें। और यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया कि ये मैटर नहीं करता विद इन अ कंट्री। जनरली हम लोग यहाँ बोल रहे थे ना डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो दोनों प्रकार के लोग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी की जरूरत नहीं है, नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी भी इंक्लूड हो सकता है। बाहर मान लीजिए यहाँ का बंदा कोई बाहर काम कर रहा है, इंडिया से बाहर, सऊदी अरेबिया, कनाडा, बाहर काम कर रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो अब मैं अगर इन दोनों का कनेक्शन ले आऊं तो कनेक्शन हो जाएगा अपने पास GDP एट MP, राइट। मैंने ये लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको पहले लिख दिया GNP एट MP, ठीक है। और मेरे पर और मुझे ये गिवन है GDP एट MP। तो बताओ जी इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में जो फर्क होगा दैट इज NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यदि मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ तो देन दिस वैल्यू बिकम्स GNP एट MP। क्लियर है? मतलब आप ना मेनली ये चीजें सीखनी है अपन लोगों को, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को दोस्तों? यानी अगर आपको कहीं पर GDP एट MP दे रखा है और आपको GNP एट MP निकालना है तो आपको उसके अंदर NFIA को ऐड करना पड़ेगा। मेनली आप इन सब चीजों को ध्यान रखना, और ये इनके वो सब पार्ट्स है जो इसमें हम इनकी इंक्लूजन रखते हैं। समझ में आगे मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? अब अपन लोग ना मान लीजिए हमें ना ये गिवन है, मान लीजिए ये वैल्यू हमें गिवन है, अब आप इसको मान लेना GDP एट MP ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इस गिवन वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा और ये हम जो न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे उसे हम यहाँ रखेंगे, और क्या उसमें एडलेस करना वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। ये हम इसको इस तरीके से सीखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ सामने से। ओके, तो अब हम जनरली इन्हीं बातों को आगे सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड एग्रीगेट्स में ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत अच्छे प्रकार से आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, इसको मैं पहले एक बार ऊपर लिख लेता हूँ, दैट इज फर्स्ट टर्म इज GNP एट MP इज इक्वल्स टू GDP एट MP। इसमें आपने क्या किया? NFIA ऐड कर दिया। ध्यान रखना दिस वैल्यू इज गिवन, ये वैल्यू अब आपको गिवन है, ठीक है बेटा, ये वैल्यू आपको क्या है? गिवन। सेकंड मान लीजिए कोई आपसे बोलता है NDP, हाँ NDP एट MP निकालो, और आपको ये वैल्यू गिवन है GDP एट MP। ध्यान रखना GDP एट MP गिवन होगा, आपको GDP एट MP में ही कुछ एडलेस करना है जिससे कि आप कॉरस्पॉन्डिंगली ये निकाल सको। समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं आई? क्लियरली बताओ। आपको GDP एट MP गिवन होगा और आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी होगी। अब आपको ना कंपैरिजन करने दोस्तों, यहाँ पे अभी भी आपने मेरे साथ में क्या चीज पढ़ी थी? आपने पढ़ा था कि अगर हमें सर ग्रॉस गिवन होगा उससे अगर मुझे नेट बनाना होगा तो उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, है ना। या मुझे डोमेस्टिक गिवन होगा और मुझे अगर यहाँ पे नेशनल बनाना होगा तो मैं इसके अंदर NFIA ऐड कर दूंगा, ठीक है। या मेरे को जरा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे, या मेरे को यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दे रखा होगा और मार्केट प्राइस निकालना होगा, तो इसके अंदर मैं NIT ऐड कर दूंगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? वी जस्ट ऐड द NIT इन दिस टर्म, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड करूंगा तो मार्केट प्राइस बन के आ जाएगा। अब जरा देखो
यहाँ पे मुझे मार्केट प्राइस गिवन है और मार्केट प्राइस, अब ना एक एक टर्म को कंपेयर करना है। मार्केट प्राइस गिवन है और मार्केट प्राइस ही चाहिए तो सेम नहीं है बात। प्रोडक्ट तो सेम है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। डोमेस्टिक चाहिए, डोमेस्टिक गिवन है, ये भी सही है, बट नेट चाहिए, ग्रॉस गिवन है। वी नीड टू सॉल्व नेट वैल्यू एंड वी हैव अ ग्रॉस गिवन। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, ग्रॉस गिवन है, आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर। बताओ कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, मान लीजिए आपको यहाँ पे एनएनपी एट एमपी चाहिए एंड यू हैव अ जीडीपी एट एमपी। तुम्हारे पास जीडीपी एट एमपी है, तो अगेन अब देखो इससे इसको कंपेयर करो। एमपी एमपी है, कोई दिक्कत नहीं। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल चाहिए, वी नीड नेशनल। डोमेस्टिक गिवन है तो क्या करेंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे, प्लस एनएफआईए ऐड कर दिया। उसके बाद में ग्रॉस गिवन है, नेट चाहिए, ग्रॉस गिवन है, नेट चाहिए, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत यहाँ तक बेटा आपको? नहीं, अगली बात करें। उसके बाद मान लो आपको जी, अब देखो ये एमपी में चल रहा था, अब मैं ओके एनडीपी भी हो गया, हाँ वो भी होगा, तो 1 2 3 4। अब हम ले आते हैं फैक्टर कॉस्ट को बदलते हैं। अब हम एनएनपी एट एफसी लेकर आते हैं। ठीक है, जीडीपी एट एमपी गिवन है। अब आपको जीडीपी एट एमपी में क्या ऐसा बदलाव करना पड़ेगा जिससे कि वो आपका एनएनपी एट एफसी बन जाए। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या गिवन है, एमपी मार्केट प्राइस चाहिए, क्या आपको फैक्टर कॉस्ट। अब आपको मार्केट प्राइस गिवन है लेकिन आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो मार्केट प्राइस ज्यादा वैल्यू होती है, फैक्टर कॉस्ट कम वैल्यू होती है, तो तुम मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर दो। यू जनरली सब्ट्रैक्ट दी एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला, एनआईटी का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप इसको यहाँ से माइनस कर दो, देन यू विल गेट दी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में देखो डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल चाहिए। ठीक है, नेशनल, तो आप इसमें एनएफआईए ऐड कर दो, जनरली ऐड एनएफआईए। ठीक है, आफ्टर दैट ग्रॉस गिवन है और आपको नेट चाहिए, ग्रॉस गिवन है, नेट चाहिए, तो इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। बताओ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं? आगे बढ़े। उसके बाद में मान लो एक ई पार्ट आता है, मान लीजिए आपसे बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी गिवन है, ये गिवन है, मतलब इसको मैंने गिवन माना है। अब इसको ये बनाना, तो मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट बनाना, तो सबसे पहले तो एनआईटी माइनस करो। उसके बाद में डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक बनाना है तो कुछ नहीं कर सकते, ग्रॉस गिवन है, नेट बनाना है, समझे? ग्रॉस गिवन है, नेट बनाना है, ग्रॉस गिवन है, नेट बनाना है, ग्रॉस गिवन है, नेट बनाना है। तो क्या करो बच्चा, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ग्रॉस गिवन है, नेट बनाना, जस्ट डिडक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द एंटायर वैल्यू। उसके बाद मान लो आपको निकालना है एफ में जीडीपी एट एफसी और आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है, तो देखो क्या करना है, यहाँ पे एमपी गिवन है, देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ एमपी यहाँ पे एफसी है, तो इसमें से आप क्या करोगे, एनआईटी को माइनस कर दो। बताओ कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की? तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने हैं। और देखो ध्यान रखना, इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे ई एफ जी। ठीक है, एनडीपी एफ सी, जीडीपी एफ सी, एनएनपी एफ सी हो गया, एनडीपी भी हो गया, जीएनपी एफ सी, जीएनपी एट एफ सी, जीडीपी एट एमपी गिवन है। देखो ये मार्केट प्राइस है, तो इसमें से आप माइनस कर दो एनआईटी, सेम है। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल चाहिए, तो एनएफआईए ऐड कर दो। बताओ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अभी तक कोई भी दिक्कत? तो ये टर्म, और आप पेपर में और भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये पॉसिबल केसेस बन चुके हैं, क्योंकि 3 ही चीजें होती हैं, 5 6 7। ठीक है, और एक आपको गिवन था,
8। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारे कंसेप्ट है, आप इनको प्लीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अगला जो टॉपिक हमें कवर करना है रिलेटेड एग्रीगेट्स में, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, टॉपिक नेम इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? अब अपने पास में ये वाला टॉपिक है, जल्दी से इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसके बारे में एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ना, ये ना फॉर्मूलाज हैं। आप अगर आपको ना बस एज अ फॉर्मूला याद रखना है पेपर पॉइंट से। ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। पता है आपको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, पूरी कंट्री की टोटल जितनी भी अपने पास रिसोर्सेज हो सकती हैं। कौन सी रिसोर्सेज? हमारी डोमेस्टिक रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, किसी भी प्रकार की हमारी जो, जैसे हमारी एक होती है ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट आपको पता है कि एक ऐसा ट्रांसफर होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। अब वो भी एक प्रकार का जो है इनकमिंग होता है, तो हम इसको भी मतलब उसमें रखते हैं, और जो हमने इनकम अर्न करी है उसे भी हम यहाँ पर रखेंगे। तो जितने भी हमारी रेसिडेंट्स हमारी कंट्री के, उन्हें जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम हुई है, सोर्सेज, ठीक है, ऑफ अ कंट्री फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारी कंट्री के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, उससे आप यहाँ पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहोगे। अब इसका छोटा सा फॉर्मूला है, दिमाग में रखना, क्या? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होगा? पेपर में लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि नेशनल इनकम इज दिस। ठीक है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी आपका टैक्सेस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी गिवन होगा, वो आप इसमें ऐड कर दोगे। एंड प्लस नेट करंट ट्रांसफर, जो भी तुम्हें यहाँ पे करंट ट्रांसफर अलग से गिवन होंगे, वो इसके अंदर आप दोस्तों ऐड कर दोगे। तो एक बेसिक फॉर्मूला होगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का। बताओ कोई दिक्कत? मतलब ये ना आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये हमारे बेसिकली फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद जो हमारा अगला फॉर्मूला आता है बेसिकली, दैट इज द प्राइवेट इनकम। ठीक है, इट इज बेसिकली अ प्राइवेट इनकम। आप लिख लो मेरे साथ में यहाँ पे, प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, अब अपना अगला वाला पॉइंट आता है प्राइवेट इनकम का। अब देखो, प्राइवेट इनकम का मतलब क्या हो जाता है? इट इज द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ये हमारी प्राइवेट सेक्टर की इनकम होती है, ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स। देखो, जनरली प्रोडक्टिव भी मान सकते हैं, या उसके अलावा दूसरी भी सोर्स हम मान सकते हैं। कोई भी सोर्स हो, उससे जो भी हमारी इनकम प्राइवेट सेक्टर से, जो हमारी इनकम यहाँ से ऑब्टेन हुई है, उसे प्लस जो हमारी इनकम कॉर्पोरेशन में रिटेन हुई है, वो इनकम, मतलब इनका अगर सम अप कर लोगे, सो दैट इज अवर प्राइवेट इनकम। ठीक है, तो प्राइवेट इनकम कौन सी हो गई? इट इज द बेसिकली इनकम ऑफ, इट इज द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर obtained from the any source, यानी प्रोडक्टिव, एंड द इनकम रिटेन्ड ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन के पास रिटेन होती है। क्लियर है? कौन सी, बस आपको ये माइंड में थोड़ी सी बातें रखनी है यहाँ पर। अच्छा, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं ना यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, वो जगह यहाँ पे नहीं है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इसका, प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, और एक बार आप मेरे साथ में यहाँ पे देख लीजिए। प्राइवेट इनकम, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, प्राइवेट इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टर इनकम, द फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, net factor income from abroad, and after that interest on national debt plus interest on national debt and plus current transfers from government, current transfers from government। अच्छा, अब इसको भी रफ करना पड़ेगा अपन लोगों को, ये आपने नोट कर लिया बेटा, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, एंड आफ्टर दैट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो दिस इज द प्राइवेट इनकम। सबसे पहले आ जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो फैक्टर इनकम है वो आ गई, ठीक है। उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आ रहा है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, जो हमारी कंट्री ने बाहर पैसे उधारी के दे रखे हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे पास आ जाएगा। करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट ट्रांसफर, जो भी हमें ट्रांसफर पेमेंट मिल रही है उन्हें आप चैरिटी कह सकते हो, सपोर्ट कह सकते हो, व्हाटएवर, जितना भी आप कह सकते हो, भले वो किसी भी रेफरेंस से आए, चाहे वो बाहर से आए हो चाहे वो डोमेस्टिकली आए हो, वो सबसे सब बेटा प्राइवेट इनकम का पार्ट होता है। समझ में आई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? सो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ प्राइवेट इनकम। तो ये चीज आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। इसके बाद में बेटा एक टॉपिक आता है इसमें, पर्सनल इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम का पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि उससे ये कनेक्टेड है। पर्सनल इनकम, देखो प्राइवेट इनकम में जो जो चीजें आ गई वो सबका सब पर्सनल इनकम में एज इट इज आएगा, सब कुछ इसमें एज इट इज इंक्लूड होगा। लेकिन बस इसमें से आप क्या करोगे पर्सनल इनकम निकालने के लिए, इफ यू वांट टू सॉल्व द पर्सनल इनकम वैल्यू, तो आपको यहाँ पे प्राइवेट इनकम, जो प्राइवेट इनकम पूरी की पूरी होगी उसमें से आपको ना माइनस करना पड़ेगा कुछ। इसमें सबसे पहले आपको माइनस करना पड़ेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। You need to subtract undistributed profit, and also you need to subtract the corporation tax, तो आपको ये भी बेटा यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम में और प्राइवेट इनकम में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस इन चीजों का इंक्लूजन होता है। यदि अगर आपको प्राइवेट, अब देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा जनरली हम लोग यहाँ पे कह रहे थे ना, तो इसके अंदर ही इंक्लूड होता है ऑफ ऑल सोर्सेज, और कॉर्पोरेशन टैक्स इसमें इंक्लूडेड होता है, तो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट दी आवर पर्सनल इनकम। क्लियर? अब कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि सर पर्सनल इनकम का मतलब हो गया हाउस होल्ड, तो जनरली पर्सनल इनकम जो होती है वो हाउस होल्ड की इनकम होती है। अब हाउस होल्ड की इनकम के लिए ना तो कॉर्पोरेशन टैक्स इंक्लूजन होता है कुछ भी, ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूजन होता है। हमारे लिए हाउस होल्ड के लिए हर सोर्स से हर प्रकार की इनकम आ जाएगी इसके अंदर। वो जनरली क्या क्या हो सकती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जनरली, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, और ये जो भी चैरिटी वगैरह हमें यहाँ से मिली है, बट इसमें से ये सब चीजें आप माइनस कर दो। क्लियर है मेरी बात आपको? अब अपने पास इसके बाद जो आती दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो कनेक्टेड है, क्या बोला मैंने, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कनेक्टेड है। अब एक बात बताओ, ये इनकम वो जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाली इनकम होती है जिसे कोई भी हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए मान लेता है कि हाँ इसको मुझे खर्च करना है, तो दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये बेटा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आई थिंक इट
मिल रहा होगा। ये कैसे निकाली जाती है? पहले तो ये हाउस होल्ड इनकम होगी, हाउस होल्ड इनकम विच इज अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वाले तो पहले वाले भी थे, लेकिन अब फाइनली जो मेरे पास बचेगा, यानी अगर मुझे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो ध्यान रखना मुझे अपनी पर्सनल इनकम में से, अपनी मुझे पर्सनल इनकम में से अगर मैंने टैक्सेस को माइनस कर दिया, ठीक है, और ट्रांसफर्स को ऐड कर दिया, ये जनरली बता रहा हूं मैं आपको, टैक्सेस को माइनस किया, ट्रांसफर्स को ऐड किया, कहाँ पे से? पर्सनल इनकम में से, या ये चलो ये भी गिवन नहीं होता, जनरल टैक्सेस होता है। यदि मैंने इसमें से वो टैक्स, कौन सा टैक्स? दैट इज इनकम टैक्स, जो हाउस होल्ड पर लगता है, इंडिविजुअल पर लगता है, यदि मैंने वो इसमें से माइनस कर दिया, देन वी विल गेट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या मिलेगा दोस्तों में यहाँ से? हमें मिलेगा यहाँ से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग नेशनल इनकम, जो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, वो जब हो जाएगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है, तो यहाँ पे ना अपन लोगों की एक यूनिट खत्म हो जाएगी। इंट्रोडक्शन को अलग रखते हैं हम लोग, तो चैप्टर 2, 3, 4 ये एक यूनिट का पार्ट है, दैट इज नेशनल इनकम, वो खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, जो भी सेशन मैंने आपको भी पढ़ाया है, बहुत ध्यान से नोट करना चीजों को, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।